लगभग 40 साल पहले कैसे रची गई थी एयर इंडिया के कनिष्क प्लेन को मिड एयर में ब्लास्ट करके उड़ाने की साजिश और कनाडा की विफलता की पूरी कहानी हम आज के इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जानते हैं कि कैसे एक वेटिंग टिकट की मदद से बम वाला सूटकेस फ्लाइट में पहुंचाया गया। अब ये जानते हैं कि क्यों धमाके के बाद साजिश में शामिल बब्बर खालसा ने इसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला कहा। लेकिन राजीव गांधी का दौरा खत्म हो जाने के बाद पुलिस ने इन पर से नजर रखना बंद कर दी। बस यही कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों से भारी चूक हुई। पन्नू की तरह बब्बर खालसा ने भी एयर इंडिया से यात्रा न करने की चेतावनी दी थी। वो बोल रहा था कि एयर इंडिया के प्लेन बीच आसमान से टपकेंगे। 22 जून को तलविंदर के पास एक और कॉल आई। दूसरी तरफ से कहा गया, कहानी लिख दी है, देखना है तो आ जाओ। कहानी लिख देने से यहाँ मतलब फ्लाइट की टिकट बुक करने से था। यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर कनाडा की पुलिस को 6 महीने से इस साजिश की प्लानिंग का पता था तो उन्होंने क्या किया। अब ये जानते हैं कि 20 साल ये केस चला और सभी आरोपी रिहा हो गए। कैसे, आइए समझते हैं। लगभग 40 साल पहले कैसे रची गई थी एयर इंडिया के कनिष्क प्लेन को मिड एयर में ब्लास्ट करके उड़ाने की साजिश और कनाडा की विफलता की पूरी कहानी हम आज के इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। 23 जून 1985 की सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनाडा से लंदन होते हुए भारत आ रही थी। इसमें 307 पैसेंजर्स और 22 क्रू मेंबर सवार थे। ये बोइंग 747 विमान था जिसे एयर इंडिया ने कनिष्क नाम दिया था। सुबह करीब 7 बजे कनिष्क विमान के पायलट कैप्टन नरेंद्र सिंह हंस ने आयरलैंड के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इजाजत मांगी। उस वक्त कॉकपिट में मौजूदा को पायलट सतविंदर सिंह भिंदर कह रहे थे कि जल्द ही मैं भी पायलट बन जाऊंगा। 7:08 पर आयरिश एटीसी ने कहा कि लंदन के लिए रास्ता साफ है, आप आगे बढ़ सकते हैं। लंदन वहां से सिर्फ 45 मिनट की दूरी पर था। विमान जमीन से 31,000 फीट ऊपर उड़ रहा था। इसी दौरान कनिष्क विमान के कार्गो में एक जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट से विमान पिछले और अगले हिस्से में दरारें पड़ गई और बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। चंद सेकंड में उस बड़े गड्ढे से सामान और लोग नीचे गिरने लगे। कुछ पलों में विमान भी समुद्र में नीचे गिर गया। जब आयरलैंड का बचाव दल मौके पर पहुंचा तो समुद्र में चारों तरफ तेल बिखरा हुआ था और शव और सामान तैर रहे थे। विमान में 329 लोग सवार थे, लेकिन सिर्फ 141 शव ही मिल सके। इस धमाके के पीछे कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी थे। अब ये जानते हैं कि कैसे एक वेटिंग टिकट की मदद से बम वाला सूटकेस फ्लाइट में पहुंचाया गया। धमाके से एक दिन पहले यानी 22 जून 1985 को दोपहर 1:30 बजे खुद को मंजीत सिंह कहने वाला एक शख्स ने एम सिंह नाम से एयर इंडिया की फ्लाइट 181-182 पर टिकट कंफर्म करने के लिए फ़ोन किया। उसे बताया गया कि टिकट वेटिंग में। मंजीत को पहले वैंकूवर से टोरंटो जाना था और उसके बाद टोरंटो से एयर इंडिया फ्लाइट 182 में सवार होकर भारत आना था। मंजीत चाहता था कि उसका बैग सीधे एयर इंडिया की फ्लाइट में चेक इन कर दिया जाए ताकि टोरंटो पहुंचने के बाद उसे फिर से सिक्योरिटी चेकिंग में न उलझना पड़े। एम सिंह टोरंटो जाने वाली कनाडियन पैसिफिक एयरलाइन की फ्लाइट के लिए वैंकूवर एयरपोर्ट पहुंचा। उसने एयरपोर्ट पर मौजूद जांच एजेंट जेनी एडम्स से बात करी और अपना बैग डायरेक्टली एयर इंडिया की फ्लाइट 181 में रखवाने के लिए कहा। दरअसल यही फ्लाइट मॉन्ट्रियल पहुंचने के बाद में 181 से 182 हो गई थी, क्योंकि वहां से उसे मुंबई के लिए जाना। एजेंट ने कहा कि सर, आपकी टोरंटो से मॉन्ट्रियल और मॉन्ट्रियल से मुंबई तक की सीट कंफर्म नहीं है, ऐसे में आपका लगेज इंटरलाइन नहीं किया जा सकता। एम सिंह ने रोबदार आवाज में जेनी से कहा कि रुको, मैं तुमसे बात करने के लिए मेरे भाई को बुलाता हूँ।
जैसे ही वो जाने लगा, एजेंट ने नरमी दिखाई और उसका सूटकेस ले लिया। एजेंट ने कहा कि वो ये सूटकेस टोरंटो में रखवा देगी, लेकिन उसे टोरंटो में एयर इंडिया की फ्लाइट में फिर से चेक इन करना होगा, तभी ये सूटकेस उसे मिल पाएगा। शाम 4 बजे प्लेन में बैठकर 30 लोग वैंकूवर से टोरंटो के लिए रवाना होते हैं। इन सभी को टोरंटो से फ्लाइट 182 में सवार होना था। रात 8 बजे कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइन की फ्लाइट करीब 40 मिनट की देरी से टोरंटो पहुंची। यहाँ से कुछ सामान एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में ट्रांसफर किया गया। इसमें एम सिंह का वो सूटकेस भी था जिसमें टाइम बम रखा था। एयर इंडिया ने कनाडा गवर्नमेंट से आतंकी धमकियों के चलते एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की रिक्वेस्ट की थी। इसलिए कनाडा गवर्नमेंट ने टोरंटो और मॉन्ट्रियल के टर्मिनलों पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगाई थी। यहाँ सारे सामान की जांच एक्सरे या हाथ से की जाती थी। उस दिन टोरंटो एयरपोर्ट पर एक्सरे की मशीन खराब हो जाने के बाद जांचकर्ताओं ने एक पोर्टेबल PDT-4 नामक विस्फोटक सूंघने वाली मशीन से जांच करी। ये मशीन विस्फोटक को तब तक पकड़ सकती थी जब वो विस्फोटक पदार्थ से केवल 1 इंच की दूरी पर हो। इस दौरान मंजीत के बैग के पास हल्की सी बीप की आवाज भी आई थी, लेकिन कर्मचारियों ने उसे इग्नोर कर दिया। इस तरह टाइम बम से लैस वो सूटकेस एयर इंडिया की फ्लाइट में पहुंच गया। हालांकि हादसे के बाद जांच की गई तो ये पता चला कि कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइन में कोई एम सिंह नाम का सवार ही नहीं हुआ था। उस व्यक्ति की पहचान भी नहीं हो पाई थी कि वो कौन था। अब इस घटना के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को समझते हैं। रात 12:15 पर एयर इंडिया की फ्लाइट 181 कनिष्क टोरंटो से मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। रात 1 बजे फ्लाइट 181 मॉन्ट्रियल पहुंची। ये फ्लाइट बदलकर 182 हो गई, जो लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए और फिर मुंबई जानी थी। अब तक यात्रियों की संख्या 307 हो चुकी थी, जिनमें 268 कनाडा के नागरिक थे और इनमें लगभग 84 बच्चे थे। सभी 22 क्रू मेंबर भारत के थे, जबकि यात्रियों में ज़्यादातर भारत के मूल निवासी थे जो अपने रिश्तेदारों से मिलने भारत जा रहे थे। आयरिश एयर स्पेस में दाखिल होने के बाद वहां के ट्रैफिक कंट्रोलर ने पाया कि विमान रडार से गायब हो गया। इसके बाद बचाव दल ने अभियान शुरू किया तो पता चला सुबह 7:14 पर सूटकेस वाला टाइम बम फट गया था। विमान समुद्र में डूबकर 6,700 फीट की गहराई में समा गया। बचाव दल को सिर्फ 141 शव मिले, इसमें नवजात बच्चे भी शामिल थे। कुछ लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी और कुछ लोगों की पानी में डूबने से हुई। 197 शव समुद्र में खो गए। इस आतंकी हमले में कनाडा के 268, यूके के 27, भारत के 22 और 12 अन्य लोगों को मिलाकर कुल 329 यात्रियों की इसमें मौत हो गई थी। अब ये जानते हैं कि क्यों धमाके के बाद साजिश में शामिल बब्बर खालसा ने इसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला कहा। 1985 जून की शुरुआती हफ्ते में राजीव गांधी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार की पहली बरसी भी आने को थी। इस लिहाज से अमेरिका और कनाडा में राजीव गांधी की सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त किया गया था। कनाडा में बब्बर खालसा नाम के सिख संगठन पर खासी नजर थी। इसका मुखिया तलवीर सिंह परमार था। राजीव गांधी के दौरे के मद्देनजर कनाडा सीक्रेट पुलिस तलविंदर सिंह पर नजर रखी हुई थी। पता चला कि तलविंदर कुछ लोगों से मुलाकात कर रहा है। इसमें से एक शख्स था इंद्रजीत सिंह रेया। तलविंदर एक स्कूल में काम करने वाले हरदीप सिंह जोहाल और रिपुदमन सिंह मलिक से भी मिलता था। इसके अलावा एक और शख्स था अजायब सिंह बागड़ी। ये सभी कनाडाई पुलिस के रडार पर थे, लेकिन राजीव गांधी का दौरा खत्म हो जाने के बाद पुलिस ने इन पर से नजर रखना बंद कर दी। बस यही कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों से भारी चूक हुई। पन्नू की तरह बब्बर खालसा ने भी एयर इंडिया से यात्रा न करने की चेतावनी दी थी। वो बोल रहा था कि एयर इंडिया के प्लेन बीच आसमान से टपकेंगे, लेकिन कनाडा की अथॉरिटी इससे बेपरवाह थी।
23 जून के हमले से 2 हफ्ते पहले भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों को आगाह किया था और ये भी बताया था कि किसी प्लेन पर हमला हो सकता है। फिर भी उन्होंने इस मामले में चूक की। 23 जून के कुछ दिन पहले तक कनाडा की पुलिस ने तलविंदर का फोन टैप किया हुआ था। हमले के 4 दिन पहले तलविंदर ने फोन पर हरदीप सिंह जोहाल से पूछा, कहानी लिख दी है? दूसरी तरफ से जवाब आया, नहीं। इस पर तलविंदर ने कहा, लिख दो। 22 जून को तलविंदर के पास एक और कॉल आई। दूसरी तरफ से कहा गया, कहानी लिख दी है, देखना है तो आ जाओ। कहानी लिख देने से यहाँ मतलब फ्लाइट की टिकट बुक करने से था। विस्फोटक तैयार करने की जिम्मेदारी इंद्रजीत सिंह रियाद की थी। उसने लोकल स्टोर से विस्फोटक बनाने का सामान भी खरीदा, लेकिन इस पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर कनाडा की पुलिस को 6 महीने से इस साजिश की प्लानिंग का पता था तो उन्होंने क्या किया? दिसंबर 1984 में पुलिस के 2 मुखबिरों ने पुलिस को एयर इंडिया के प्लेन में ब्लास्ट की साजिश की जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। कनाडा के एक कुख्यात अपराधी गैरी बॉडरॉल्ट ने यह खुलासा किया था कि उसे तलविंदर परमार ने एक सूटकेस दिखाया था। परमार ने उसे ऑफर दिया था कि अगर तुम विमान में ये बम लगा दो तो तुम्हें $2 लाख की राशि इनाम में दी जाएगी। शुरुआत में गैरी को यह आइडिया बड़ा अच्छा लगा। बाद में उसे लगा कि एक साथ इतने लोगों को मारने का पाप करना ठीक नहीं है। उसने तलविंदर परमार को कहा कि ये काम मैं नहीं करूँगा। वो कुछ दिन बाद सीधा पुलिस के पास गया। उसने एयर इंडिया बम ब्लास्ट की साजिश के बारे में बताया, लेकिन पुलिस ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। इन शॉर्ट, पुलिस ने अपना पार्ट ठीक से नहीं निभाया। अब ये जानते हैं कि 20 साल ये केस चला और सभी आरोपी रिहा हो गए। कैसे? आइए समझते हैं। 20 साल बाद भी कनाडा सरकार पीड़ितों के परिजनों को न्याय नहीं दिला पाई थी। हमले के कुछ महीने बाद रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने ब्लास्ट के मास्टरमाइंड तलविंदर सिंह परमार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे रिहा कर दिया गया। इसके बाद परमार पहले पाकिस्तान गया और वहां से साल 1992 में भारत आया। यहाँ एक पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई थी। कुछ समय बाद इंद्रजीत को कई हथियारों विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया गया। टोक्यो में हुए धमाके के सबूत पुलिस के पास थे। धमाके में हुए 2 जापानी लोगों की हत्या के जुर्म में इंद्रजीत को कनाडा में 10 साल की सजा हुई थी। रिपुदमन सिंह मलिक और अजायब सिंह बागड़ी को भी गिरफ्तार किया गया। साल 2005 में कनाडा पुलिस की कमजोर जांच के चलते ये दोनों भी छूट गए। फ्लाइट में बम भरे सूटकेस रखने वाला एम सिंह कौन था, ये अभी तक पता नहीं चला। कनाडा सरकार की पूरी दुनिया में कड़ी आलोचना के बाद साल 2006 में कनाडा ने फिर जांच कमीशन बिठाया। इसने 2010 में माना कि कनाडा पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने कई गलतियां की थी, जिसके चलते फ्लाइट में बम ब्लास्ट हुआ था। ये कनाडा के इतिहास का सबसे महंगा और सबसे लंबा चलने वाला केस था। कनाडा ने 25 साल तक मामले की जांच खींची, कुल 46,800 करोड़ रुपए खर्च किए। इस मामले में जिस एक शख्स को जेल हुई थी, वो भी साल 2017 में रिहा कर दिया गया। तो ये था एक एनालिसिस जिसके अंदर हमने ये जानने की कोशिश करी कि एयर इंडिया का जो कनिष्क प्लेन था उसमें ब्लास्ट कैसे हुआ और इस साजिश को कैसे अंजाम दिया गया था। आज के एनालिसिस में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट और दूसरे एनालिसिस के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।